हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी अर्ट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि नीट यूजी के एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड होने वाला है, जो अभी 2023 में रिलीज होने ही वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि 7 मई 2023 को जो है आपका नीट यूजी का एग्जाम होने वाला है और उसके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो लगभग 1 से 2 हफ्ते के बीच में जल्दी ही स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा ही होता है हमेशा, जब इसकी एग्जाम डेट होती है तो उससे लगभग 3 महीने पहले जो है एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं। तो 7 मई को आपका पेपर है, तो उस हिसाब से जो है लगभग 7 से 10 फरवरी के आसपास जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म कहीं ना कहीं रिलीज हो जाने चाहिए। ठीक है, मतलब मैक्सिमम डेट जो है वो आपकी 15 से 20 तक जा सकती है और तब तक जो है आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा जो मेजर इशू उस टाइम पर आता है वो ये आता है कि अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि एप्लीकेशन फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट्स आपके यूज होने हैं या जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं, अगर वो आपके पास पहले से अवेलेबल नहीं होते तो आपको उसमें फिर काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो इस वीडियो में जो हमारा मेन एम रहेगा वो इसके ऊपर रहेगा कि हम लोग ये देखने वाले हैं जो आपके नीट यूजी 2023 के एप्लीकेशन फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे या जिन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम या फिर काउंसलिंग के टाइम पर पड़ेगी, उसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज वीडियो को एंड तक देखें और ये जो वीडियो है आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ जो नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो अभी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ नहीं है। ठीक है, 10 से 15 दिन के अंदर कहीं ना कहीं मैक्सिमम जो है 15 दिन लगेंगे, तब तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म की डेट आ जाएगी और जैसे ही उसका नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से फिल करना होगा और किन बातों का ध्यान रखना होगा वो मैं उस वीडियो में बता दूंगा जब मैं एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना बताऊंगा। ठीक है, और आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि नीट या फिर ऐसे जो भी एग्जाम्स हैं जो बायो के स्टूडेंट्स के लिए होते हैं जिसमें वो अप्लाई कर सकते हैं, जैसे नर्सिंग हो गया, पैरामेडिकल हो गया, तो उनसे रिलेटेड भी जो है मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहता हूँ। और फ्यूचर में भी जो है नीट की जब काउंसलिंग होगी उससे रिलेटेड जो भी नोटिस आएंगे तो उसके बारे में भी जो आपको इस चैनल पर इन्फॉर्मेशन कंटिन्यूसली मिलती रहेगी। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है वो नीट यूजी 2022 का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है जो मैंने अभी ओपन किया है। तो इसी के थ्रू जो है मैं आपको सभी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो 2023 का भी आया नया इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, तो इसी से हम अभी सारी चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस आता नहीं है। कोई डिफरेंस आएगा अभी इससे, मतलब इस वाले इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में और उस वाले में, तो मैं आपको उसके बारे में भी बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पहले एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। यहाँ पर तो एप्लीकेशन फॉर्म जो वो जनरल के कैंडिडेट्स के लिए 2022 में 1600 थी, ऑलरेडी इंक्रीज कर दी है। पहले 1400-1500 होती थी, तो ऑलरेडी जो है 2022 में इंक्रीज कर दी गई थी, तो इस बार शायद इंक्रीज होने के कोई चांसेस नहीं है। तो 1600 फीस रहेगी। ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए आपकी जो है 1500 रुपये रहेगी और SC ST PWD या फिर थर्ड जेंडर जो है उनके लिए 900 रुपीज यहाँ पर रहने वाली है। और अगर कोई आउटसाइड इंडिया कैंडिडेट है या NRI कैंडिडेट है तो उसके लिए 8500 रुपीज यहाँ पर ये फीस रहने वाली है। ठीक है, अब हम लोग नीचे चलते हैं जहां पे हमें ये देखना है कि आपके जो जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये यहां पर लिखा हुआ है, ये देख सकते हो स्टेप 2 में एप्लीकेशन फॉर्म में। ठीक है, आपको अपनी जो भी बेसिक डिटेल्स पूछी जाएंगे वो आपको फिल करनी होंगी, जैसे आपका नेम हो गया, फादर नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया आपके, ठीक है, 10th की डिटेल्स हो गई, ठीक है, या फिर जो है आपका एड्रेस हो गया, ये सब डिटेल्स भरनी होंगी। और जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें ये लिखा है कि अपलोड स्कैन इमेजेस ऑफ कैंडिडेट्स रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो सबसे पहले तो आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको अपलोड करना होगा, उसके बाद पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ। अब होता यह है कि पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ का साइज में बस डिफरेंस होता है। ठीक है, मतलब जो आपका ये है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, इसकी जो मतलब साइज होता है वो 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर होता है और पासपोर्ट साइज पोस्ट कार्ड साइज का जो फोटो है वो आपका शायद 4/6 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, एग्जैक्टली मुझे उसका साइज याद नहीं है, लेकिन साइज में बस डिफरेंस होता है। अब इसको साइज को कैसे चेंज करना होता है, कैसे अपलोड करना होता है, वो मैं आपको तब बताऊंगा जब एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाएगा, उस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, तब मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी वेबसाइट से आप सिंपली इस साइज को चेंज कर सकते हो और वो वाला जो फोटो है यानी कि पासपोर्ट साइज अलग बना सकते हो और जो पोस्ट कार्ड साइज फोटो है वो अलग बना के अपने पास सेव कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बारे में मैं वीडियो बना दूंगा, वो आप देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कहीं पे भी आपको साइबर कैफे पे जाने की जरूरत नहीं है, पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आप खुद से फिल कर सकते हो।
ठीक है। तो ये तो आपकी फोटोग्राफ की बात हो गई। और फोटोग्राफ बेसिकली कुछ नहीं करना, आपको अपने फोन से ही फोटो खिंचवा लेना है। मतलब किसी से भी आप बोल दो, अपने घर में आपका ब्रदर हो, सिस्टर हो या आपके पेरेंट्स हो, किसी से भी बोल दो, पीछे जो इसका बैकग्राउंड रहना चाहिए वो व्हाइट बैकग्राउंड रहना चाहिए। तो अगर आपके घर में कोई व्हाइट कलर की वॉल होगी तो उसके आगे खड़े होके आप किसी से भी अपना फोटो खिंचवा लेना। और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ बेसिकली आपकी चेस्ट एरिया तक होता है, ठीक है। मतलब ऊपर हेड से लेके चेस्ट एरिया तक इतना साइज आपका फोटोग्राफ में आना चाहिए, वो उतना विजिबल होना चाहिए। इनकेस आपको व्हाइट बैकग्राउंड आपके घर में कहीं नहीं मिल पाता है तो आप चाहो तो किसी शॉप पर भी जाके फोटो खिंचवा सकते हो। अदरवाइज एक और काम कर सकते हो जो मैं आपको टिप दे सकता हूं, वो ये है कि कोई भी लाइट कलर की वॉल आपके घर में हो उसमें आप फोटो क्लिक करवा लो। और काफी सारी वेबसाइट्स हैं या फिर काफी सारी एप्स हैं जहां पे जाके आप अपना जो बैकग्राउंड का कलर है उसको व्हाइट कर सकते हो। तो ये सिंपल हैक है आप सभी के लिए, तो इसको यूज करके जो है आप अपने कुछ पैसे बचा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना फोटो क्लिक कर लेना, अभी उसको सेव कर लेना, सेव करके रख लो। बाद में मैं बता दूंगा कि पोस्ट कार्ड साइज फोटो कैसे बनाना उसका और पासपोर्ट साइज फोटो कैसे बनाना है, उसको साइज कैसे चेंज करना होता है। उसके बाद है नेक्स्ट लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स एंड थंब इंप्रेशन। अब बेसिकली इसमें करना क्या होता है, आपको अभी इससे पहले मतलब 2022 से पहले पहले क्या होता था कि सिर्फ या तो थंब इंप्रेशन ही लगवाते थे लेफ्ट हैंड का, ठीक है, वही अपलोड करना होता था। लेकिन 2022 से इन्होंने क्या कर दिया, कुछ चेंज कर दिया जिसमें आपकी पांचों के पांच जो मतलब 4 फिंगर्स और 1 थंब दोनों हैंड के, ठीक है। तो मतलब टोटल जो आपकी 10 फिंगर्स हैं दोनों हैंड्स की, उसका जो थंब मतलब उसका जो मतलब फिंगरप्रिंट इंप्रेशन है वो आपको पेपर पे लेना होता है और वो अपलोड करना होता है, ठीक है। अब ये करना कैसे होगा, जैसे आपने व्हाइट कलर का पेपर लिया या A4 साइज शीट ले ली व्हाइट कलर की, ठीक है, और उसमें क्या करा आपने सभी अपने फिंगर्स और थंब, ठीक है, 4 फिंगर्स दोनों हैंड की और दोनों थंब पे आपने क्या करा, इंक पैड जो आता है, ठीक है, ब्लू कलर का जो इंक पैड होता है उस पर आपने ऐसे करके अपना थंब प्रेस किया, फिंगर्स प्रेस किए, उस पर क्या होगा, फिर आपके फिंगर्स और जो थंब है उस पर इंक का इंप्रेशन आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, दोनों हाथ एक साथ पेपर पे रख देने हैं। पेपर पे रखने इस तरीके से कि पांचों उंगलियां मतलब एक हाथ के जो 4 उंगली और 1 थंब है वो, और दोनों हाथों का ऐसे ही करके क्या आ जाए, आपका थंब इम्प्रिंट और फिंगर इम्प्रिंट इंप्रेशन आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपको 10 उंगलियों का अपना फिंगरप्रिंट इंप्रेशन ले लेना है व्हाइट कलर के पेपर पे, दोनों को एक साथ रखना है। अब इसका मैं आपको नीचे भी दिखाऊंगा कि किस तरीके का होना चाहिए, ठीक है। नीचे मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये पांचों की पांच दोनों हाथ के जो फिंगर्स हैं वो आपको पेपर पे लगा के उसका फोटो क्लिक करना है, और फोटो क्लिक करने के बाद जो भी इसमें साइज दिया होगा उसमें रिड्यूस करके वो आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। और अभी हम लोग कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात करने वाले हैं, तो वो पॉइंट मिस मत करना, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें हो गई। उसके बाद हमारा आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, ठीक है। अब कैटेगरी सर्टिफिकेट बताता हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे आपको इसी की वजह से प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट देखो, जनरल अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कोई भी कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं देना होता है, ठीक है। मतलब आपको कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं देना है जनरल कैटेगरी का सर्टिफिकेट शो करने के लिए कि आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो। जनरल कैटेगरी को छोड़कर कोई भी आपकी अदर कैटेगरी है, सपोज ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी है या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है, तो उस केस में आपको अपना प्रॉपर फॉर्मेट में सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और जो इसमें डेट बताई गई होगी उस डेट के बाद का ही आपका सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपका सर्टिफिकेट का फॉर्मेट किस तरीके का होना चाहिए। दूसरी चीज ये कि सर्टिफिकेट की इशू डेट कब की होनी चाहिए, मतलब वो इशू कब होना चाहिए जब वो जो है आपका वहां पर एक्सेप्टेबल माना जाएगा, ठीक है। तो वो मैं अभी बताता हूं, अभी नीचे वहां पर उसके बारे में लिखा है। और उसके बाद वही है, कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट हो गया, ये उनके लिए जो एनआरआई कैंडिडेट्स हैं। और उसके बाद पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट उनके लिए जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, इनकी पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर कोई डिसेबल्ड कैंडिडेट है तो उसको ये सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। क्लियर हो गया इतनी बात, ठीक है। बाकी फोटोग्राफ के बारे में बता दिया मैंने। द रिसेंट फोटोग्राफ शुड बी आइदर इन कलर और ब्लैक एंड व्हाइट विद 80% फेस विदाउट मास्क विजिबल इंक्लूडिंग ईयर्स अगेंस्ट अ व्हाइट बैकग्राउंड। तो व्हाइट कलर का बैकग्राउंड होना चाहिए, उसके आगे आपका फोटो होना चाहिए, और 80% उसमें जो एरिया है वो सिर्फ आपके फेस का होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपका फेस एकदम क्लियर दिखना चाहिए। और अगर आप स्पेक्स यूज करते हो तो स्पेक्स मत लगाना, ठीक है, क्योंकि उससे क्या होगा, फिर फोटो आपका क्लियर नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप फ्लैश लाइट वगैरह यूज कर रहे हो तो फिर उसका जो मतलब प्रोजेक्शन है, मतलब रिफ्लेक्शन जो भी है वो आ जाएगा आपके लेंस के ऊपर, तो वो सही नहीं रहेगा। इसलिए अगर आप स्पेक्स यूज करते हो तो स्पेक्स हटा के अपना फोटो क्लिक करना। क्लियर है।
अब हम नीचे चलते हैं, बाकी इसके साइज वगैरह के बारे में लिखा है, तो जब हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो उस टाइम मैं बताऊंगा कि आपको ये जो साइज है वो कैसे सेट करना होता है। क्लियर है? इसके लिए एक बहुत ही इजी सी वेबसाइट है, बहुत ही इजी सा प्रोसेस है, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, या उससे जब मतलब एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा उससे पहले ये वाली वीडियो अपलोड कर दूंगा कि कैसे जो साइज है वो आप मेंटेन करें। अब हम लोग नीचे चलते हैं सर्टिफिकेट के ऊपर, ठीक है, जिसमें सर्टिफिकेट की इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। ठीक है, तो मैं एक बार इस पीडीएफ में जो है सर्टिफिकेट ऊपर सर्च कर लेता हूं ताकि हम डायरेक्टली जो है उस पेज पर चले जाएं। ठीक है, तो ये तो ओबी मतलब एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, और यहां पर जो है ये आप देख सकते हो, ये लिखा है फॉर कैंडिडेट्स क्लेमिंग द जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी एनसीएल कैटेगरी, उसके बाद एससी और एसटी कैटेगरी। अब देखो यहां पर एक मेन जो इंपॉर्टेंट इशू आता है वो ये आता है कि सेंट्रल और स्टेट का सर्टिफिकेट कौन सा लगेगा कौन सा नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि देखो जो भी आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट होगा, क्लियर है, तो जो भी आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट होगा उसके दो तरीके के फॉर्मेट होते हैं। एक होता है स्टेट वाला फॉर्मेट, एक होता है आपका सेंट्रल वाला फॉर्मेट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इशू होता है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और एक होता है आपका स्टेट वाला सर्टिफिकेट जो कि आपकी स्टेट की जो भी गवर्नमेंट है उसकी तरफ से इशू किया जाता है। मतलब सपोज अगर कोई बिहार से बिलोंग करता है तो अगर उसका स्टेट वाला सर्टिफिकेट होगा तो उसका जो सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी होगी वो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार होगी। ठीक है, और अगर उसका सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट बना हुआ है तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इश्यू होगा। दोनों के फॉर्मेट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन यही चीज यहां पर मैटर करती है आपके एडमिशन के लिए। क्लियर है? तो सभी चीजों से मतलब कोई भी आपको प्रॉब्लम ना आए उसके लिए मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होना चाहिए, यानी कि उसकी जो इशूइंग अथॉरिटी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होनी चाहिए, ना कि आपकी स्टेट होनी चाहिए। ठीक है, अब काफी सारे स्टूडेंट्स का डाउट ये आता है कि अगर हम एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब भी हमारा सेम केस एप्लीकेबल होगा। तो देखो एससी या फिर एसटी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको सेंट्रल स्टेट के मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सर्टिफिकेट है उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, आपका स्टेट वाला है वही चल जाएगा हर जगह। ठीक है, लेकिन आप नीट की ऑल इंडिया जब काउंसलिंग करवाओगे, ऑल इंडिया कोटा से काउंसलिंग करवाओगे, और अगर आप ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होना चाहिए। इस चीज को आप अच्छे से समझ लो। इस पर मैं और भी डिटेल में एक बार वीडियो बनाऊंगा जब एप्लीकेशन फॉर्म का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है 2023 का वो आ जाएगा। ठीक है, तो अभी से मैं आपको ये बता रहा हूं कि ओबीसी से हो या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो आप, तो आप जो है अपना सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो बनवा लो जल्दी से जल्दी। अब यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज लिखी है, जैसे ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट के बारे में पढ़ लेते हैं। जनरल ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट अपेंडिक्स 9A नीड्स टू बी अपलोडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ नीट यूजी 2022 विच शुड हैव बीन इशूड ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2022। ठीक है, तो यहां पर डेट भी इंपॉर्टेंट है। पिछले साल जब 2022 में एप्लीकेशन फॉर्म आया था तब इन्होंने बोला था, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो चाहे वो ओबीसी कैटेगरी हो, दोनों ही कैटेगरीज के लिए बोला था कि आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 1 जनवरी 2022 के बाद का या फिर उसी डेट का होना चाहिए। मतलब या तो 1 जनवरी 2022 का हो या फिर उसके बाद किसी भी डेट का हो सकता है, चाहे वो 2 जनवरी हो, 2 फरवरी हो, किसी भी डेट का चलेगा, लेकिन 1 जनवरी 2022 से पहले पहले का नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब हम 2023 की अगर बात करें तो 2023 में भी ये सेम क्राइटेरिया एप्लीकेबल रहने वाला है। तो आप ये मानकर चलो कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 जनवरी 2023 या फिर उसके बाद का ही होना चाहिए अगर आप ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो। अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो वो मैटर नहीं करता, आपका सर्टिफिकेट अगर पुराना भी होगा तब भी वो वैलिड रहेगा। ठीक है, ये जो मैं बात कर रहा हूं सिर्फ ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी की बात कर रहा हूं। क्लियर है? ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझ लो। ओबीसी में आते हो या फिर ईडब्ल्यूएस में आते हो आप, तो आपको जो है सर्टिफिकेट 1 जनवरी 2023 के बाद का ही होना चाहिए। उससे पहले का है तो वो नहीं चलेगा। अगर सपोज आपने पहले बनवा रखा था तो आपको उसको री इशू करवाना पड़ेगा। क्लियर है? तो इस चीज को आप अच्छे से समझ लेना। तो अपना जो सर्टिफिकेट है वो चाहो तो अभी करवा लो, अगर एप्लीकेशन फॉर्म जब रिलीज हो जाएगा उसके बाद भी करवा लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि सपोज अगर मेरे पास 1 जनवरी 2023 या फिर उसके बाद का सर्टिफिकेट नहीं है
और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने तक जो है, मतलब जब उसकी डेट आ जाएगी एप्लीकेशन फॉर्म की, और तब तक भी जो है मैंने अपना अगर सपोज सर्टिफिकेट री इशू नहीं करवाया या उस टाइम तक नया नहीं बनवाया, तो क्या मैं कैटेगरी का बेनिफिट ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, तो देखो होता यह है कि 2022 में भी ऐसी हुआ था, 2021 में भी ऐसी हुआ था। इन्होंने क्या करा था, आपसे एक डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट मांगा था। ठीक है, सपोज अगर ऐसा कोई कैंडिडेट है ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जिसने अपना सर्टिफिकेट उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में या फिर उस पर्टिकुलर इशू डेट का नहीं बनवा रखा जो इनकी तरफ से रिक्वायरमेंट दी गई है, तो आप उस केस में क्या कर सकते हो, आपको एक यहां पर इसी इंफॉर्मेशन बुलेटिन में एक पेज है, एक ओबीसी के लिए है, एक ईडब्ल्यूएस के लिए है, जिसमें वो डिक्लेरेशन का एक फॉर्मेट दे रखा है। वो डिक्लेरेशन क्या होता है, वो आपको प्रिंट निकालना होता है उस पेज का, वो आपको खुद से पेन से भरना होता है, उसमें आपके नीचे सिग्नेचर होते हैं और शायद पेरेंट्स के भी सिग्नेचर होते हैं। वो निकालने के बाद आपको उसको अपलोड करना होता है कैटेगरी सर्टिफिकेट वाली जगह पे। मतलब जब आप फॉर्म फिल कर रहे होगे तो वहां पर जो कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, सपोज आपने ओबीसी सेलेक्ट करा तो ओबीसी सर्टिफिकेट का ऑप्शन आएगा अपलोड करने का, या फिर ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट करा तो ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। तो वहां पर आपको वो डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट अपलोड कर देना होता है, और उस डिक्लेरेशन में ये लिखा होता है कि काउंसलिंग जब इसकी स्टार्ट हो जाएगी तब तक आपके पास प्रॉपर वैलिड जो है सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए, मतलब नया वाला आपके पास मौजूद होना चाहिए। अगर अभी आपके पास पुराना वाला है कोई बात नहीं, आपने उसकी जगह पर एक डिक्लेरेशन दे दिया, मतलब एक एफिडेविट टाइप का है वो, आपने वो डिक्लेरेशन अपलोड कर दिया, तो उसका मतलब ये है कि आपने उनसे परमिशन ले ली कि काउंसलिंग के मतलब जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब जो है मैं जो भी आपकी तरफ से रिक्वायरमेंट है वो वाला सर्टिफिकेट आपको बनवाकर दे दूंगा। ठीक है, तब आप उस केस में वो डिक्लेरेशन अपलोड करके थोड़ा सा टाइम पीरियड का रिलैक्सेशन ले सकते हो, आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा अपना सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। ठीक है, लेकिन क्या है कि अगर आप काउंसलिंग के टाइम तक भी वो सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाए जो इनकी तरफ से रिक्वायरमेंट है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट होना चाहिए, साथ ही इशू डेट जो है वो 1 जनवरी 2023 या फिर उसके बाद की होनी चाहिए, नहीं बनवा पाए तो होगा क्या कि काउंसलिंग के टाइम में ये फिर से कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन आएगा, तो तब जो है फिर आपको कैटेगरी चेंज करके जनरल करनी पड़ेगी, यानी कि अनरिजर्व करनी पड़ेगी। समझ आ गई बात? ठीक है, और फिर क्या होगा, आपका जो भी सिलेक्शन होगा या जो भी आपकी मेरिट बनेगी वो आपकी जनरल कैटेगरी के उस जनरल कैटेगरी के थ्रू ही बनेगी, आपको फिर कैटेगरी का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको एक एक चीज अच्छे से बता रहा हूं कि अभी तक आप अपना जो आप अगर ओबीसी से बिलोंग करते हो, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, तो प्लीज अपना सर्टिफिकेट अच्छे से चेक करो। स्टेट गवर्नमेंट का बना है, यानी कि आपकी खुद का स्टेट का बना हुआ है। ठीक है, और आपको अगर सपोज फ्यूचर में ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करवानी होगी तो वो वहां पर नहीं चलेगा। मान लो अगर सपोज मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं, मैं नीट का एग्जाम दे रहा हूं, सपोज मेरे जितने भी मार्क्स है, सपोज 550 मार्क्स मेरे आ रहे हैं, बाद में मैं सोचता हूं कि मुझे सपोज उत्तराखंड से कॉलेज नहीं मिलेगा, मैं ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करूंगा, और उस केस में क्या होता है, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड में सपोज मैं पार्टिसिपेट करता हूं और मुझे उड़ीसा का कोई कॉलेज मिल जाता है। ठीक है, उड़ीसा का मेडिकल कॉलेज मिल जाता है, सपोज एमबीबीएस में वहां मेरा अगर एडमिशन हो रहा होगा, तो वहां जो मेरा ओबीसी का सर्टिफिकेट चलेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, मेरे स्टेट वाला वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। स्टेट वाला आपकी खुद के स्टेट में एप्लीकेबल हो सकता है, लेकिन ऑल इंडिया कोटा अगर आप अदर स्टेट में अप्लाई करोगे उसे, तो वो आपका वहां पर नहीं चलेगा, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस चीज को आप अच्छे से समझ लेना। और ये चीज मैं बता दूं कि खुद की स्टेट में भी आपका स्टेट वाला चलेगा या नहीं चलेगा, इस बात की भी गारंटी नहीं है, क्योंकि नीट जो है वो एनटीए की तरफ से कंडक्ट करवाया जाता है और जो इसकी काउंसलिंग होती है वो एमसीसी की तरफ से होती है। अगर ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग हो रही है तो इनके ब्रोचर में या फिर इनके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में साफ साफ ये लिखा है कि ओबीसी अगर हो आप, या फिर ओबीसी कैंडिडेट हो, या फिर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो, तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इशू होना चाहिए, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट पर ही होना चाहिए। क्लियर है? आई होप आपको ये डिटेल अच्छे से समझ आ गई होगी। एससी और एससी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आपका स्टेट वाला भी चल जाएगा, कोई भी इशू नहीं होगा। अगर आपकी खुद का स्टेट का है तो वो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में कहीं पर भी चलेगा। ठीक है, लेकिन एक चीज ये ध्यान रखना, अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपका स्टेट वाला सर्टिफिकेट है और वो हिंदी या फिर इंग्लिश इन दोनों लैंग्वेजेस को छोड़ के किसी थर्ड लैंग्वेज में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो सर्टिफिकेट अपना हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में या तो ट्रांसलेट करवा के दोबारा बनवाना पड़ेगा या फिर न्यू ही आपको बनवाना पड़ेगा। मतलब जहां से भी आपने बनवाया, अगर आपने उन्होंने जो है किसी भी अदर लैंग्वेज में दिया है, सपोज गुजराती में दिया है या उड़िया में दिया है, किसी में भी दिया है सर्टिफिकेट, तो आपको जो है
उसको ट्रांसलेट करवा के उसका मतलब जो भी प्रोसेस होता है लीगल प्रोसेस वो आपको करवाना पड़ेगा। ये आपको अपने नियर बाय तहसील से पता चलेगा कि हम अपना सर्टिफिकेट जो है हिंदी या इंग्लिश में कैसे बनवाएं। ठीक है, ये आपको वहां से पता करना पड़ेगा, क्योंकि नीट की तरफ से जो भी ऑल इंडिया काउंसलिंग में, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में एक्सेप्टेबल लैंग्वेजेस हैं वो हिंदी और इंग्लिश हैं, अगर आप किसी अदर स्टेट में जा रहे हो एडमिशन लेने के लिए। क्लियर है? तो इस चीज को आप अच्छे से समझ लेना। क्लियर है? तो एससी और एसटी को कैटेगरी का बता दिया, और जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनका सर्टिफिकेट मतलब जो है, जो इनके मेडिकल सेंटर्स बने हुए हैं जहां से आपको सर्टिफिकेट बनाना है, सिर्फ शायद वहीं का वैलिड हो पाएगा। इन्होंने ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है जैसे थर्ड लाइन में आप देख सकते हो, विच एवर इज एप्लीकेबल इशूड बाय द नोटिफाइड मेडिकल अथॉरिटी नीड्स टू बी अपलोडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो इन्होंने जो भी मेडिकल अथॉरिटीज बताई हैं इसमें, वहां के आप वहां से जाके अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, और वो जो है आपका कंप्लीटली एक्सेप्टेबल यहां पर रहेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं एक बार और बता देता हूं ये सर्टिफिकेट के बारे में। ठीक है, ये जो सेंटर्स हैं इसके पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए जो सेंटर्स इन्होंने बनाए गए हैं, जो भी हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, उनके नाम मैं एक बार दिखा देता हूं। और बाकी वो जो आपके लिए फॉर्मेट है, मतलब सपोज आपके पास सर्टिफिकेट अभी अरेंज नहीं हो पाता, तो उस केस में आपको जो है कैसे करना होगा, और डिक्लेरेशन भी मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। ठीक है, तो हम थोड़ा नीचे की तरफ चलते हैं। हाँ, तो ये दे रखा है, ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन के पेज नंबर 94 पे दिया गया है, लिस्ट ऑफ सेंटर्स फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन सेंटर्स हु विल इशू डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एज पर एनएमसी। एनएमसी के जो नॉर्म्स हैं, यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन के जो नॉर्म्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ये सेंटर्स जो हैं वो आपका पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट बनाते हैं। और यहां से जब आप सर्टिफिकेट बनाओगे तो आप ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग से कहीं पर भी एडमिशन लेते हो, आपको पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का पूरा बेनिफिट मिलेगा। कोई आपको सर्टिफिकेट के लिए नहीं रोक सकता कि ये सर्टिफिकेट में ये प्रॉब्लम है या ऐसा कुछ है। ठीक है, तो अगर आपको बनवाना है तो आप इससे बनवा सकते हो। और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 5% रिजर्वेशन है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। ठीक है, तो ये सब सेंटर्स दिए गए हैं, जैसे न्यू दिल्ली में है, मुंबई में है, कोलकाता में है, ठीक है, चेन्नई में है। तो ये सेंटर्स की लिस्ट दी गई है। क्लियर है? अब और भी स्टेट्स दी गई हैं, अगरतला, त्रिपुरा, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये सब आप एक बार चेकआउट कर लेना। अब यहां पर जो है सर्टिफिकेट की हम लोग बात करें तो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट इन्होंने जो दिया है वो ये दिया है। आप चाहो, मतलब अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो सर्टिफिकेट है वो अगर आप बनवा रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में बनवा रहे हो, तो वो जो फॉर्मेट पे देंगे वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ये जो नीट यूजी की इंफॉर्मेशन बुलेटिन में फॉर्मेट दिया होता है, अगर आप इस फॉर्मेट के ऊपर अपना सर्टिफिकेट वहां से इशू करवाते हो तो ये बेस्ट रहेगा। यहां पर जो है फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। मतलब वो कोई भी क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग नहीं करेंगे कि ये सर्टिफिकेट में ये प्रॉब्लम है या वो प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर मतलब वो ऐसा मान जाते हैं, जिस अथॉरिटी से भी आप अपना सर्टिफिकेट इशू करवा रहे हो, तो आप उनको बोल सकते हो कि हमारे पास ये वाला फॉर्मेट है, तो क्या आप इस फॉर्मेट पे हमें सर्टिफिकेट बनाकर दे सकते हो, तो बहुत अच्छा रहेगा। इनकेस वो मना करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन उसने बोलना कि हमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट होता है उसी पे चाहिए, मतलब जो इशूइंग अथॉरिटी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां लिखा है ये अपेंडिक्स 9A ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट। तो यहां पर ये सभी इंफॉर्मेशन है, और ये यहां पर जो है ऊपर आ जाएगा गवर्नमेंट ऑफ, जो भी आपका गवर्नमेंट है। ठीक है, और यहाँ पर आपकी सभी डिटेल्स आ जाएंगे, आपका एड्रेस आ जाएगा, यहाँ नीचे फोटोग्राफ वगैरह आएगा। तो ये इन्होंने कंप्लीट जो फॉर्मेट यहाँ पर दिया है। और उसके बाद इसी के जस्ट नीचे इन्होंने जो इस पीडीएफ में डिक्लेरेशन दिया था, तो इस डिक्लेरेशन में मैंने बता दिया ये उन कैंडिडेट्स को भरना होता है जो सपोज जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जा रहे होंगे तो उस टाइम पे सपोज आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा जो इन्होंने आपसे मांगा है, तो उस केस में आप ये डिक्लेरेशन फाइल कर सकते हो। मतलब ये डिक्लेरेशन का प्रिंट लेके इसको फिल करके वहां पर सर्टिफिकेट वाले जो जगह है वहां पर जो अपलोड करने के लिए दिया होगा, वहां पर उस जगह पर ये अपलोड कर सकते हो। और इससे ये बताया जा सकता है कि मतलब अगर आप ये डिक्लेरेशन अपलोड कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि अभी मेरे पास ये सर्टिफिकेट नहीं है AWS का, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पर, तो ये डिक्लेरेशन अपलोड कर रहा हूं। और डिक्लेरेशन में ये साफ साफ लिखा है, ये दिखा देता हूं, सिंस आई हैव नॉट बीन एबल टू कलेक्ट द सेट सर्टिफिकेट ऑन टाइम, आई मे काइंडली बी अलाउड टू राइट नीट यूजी 2022 प्रोविजनली। आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई विल अपलोड अ फ्रेश सर्टिफिकेट इशूड ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2022 एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग आफ्टर सीट एलोकेशन। ठीक है,
तो मतलब सीट एलोकेशन के बाद ही देना होगा सर्टिफिकेट, काउंसलिंग के टाइम पे भी आपको नहीं चाहिए होता। लेकिन मानकर यही चलो कि काउंसलिंग के टाइम तक आपका अरेंज हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फिर ये कि काउंसलिंग के टाइम पर अगर अरेंज नहीं हो पाया तो उसके बाद भी अरेंज होने की क्या गारंटी, फिर आप श्योर कैसे रहोगे। तो आप ये सोच के चलना कि मुझे काउंसलिंग के टाइम तक अरेंज करवाना ही पड़ेगा किसी भी तरीके से। और अभी तक देखो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज नहीं हुआ। अगर आप मेरी वीडियो अभी देख रहे हो, मतलब अभी मैं सपोज 4 फरवरी को वीडियो डाल रहा हूं, तो अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हो तो अभी अगर अपना जो सर्टिफिकेट है वो अरेंज कर लो प्रॉपर फॉर्मेट में, फिर तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। ये डिक्लेरेशन वगैरह कुछ भी अपलोड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें करनी होती है उनको जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है। उसी तरीके से इसके जस्ट नीचे ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट दिया है, ठीक है, उसका फॉर्मेट दिया। तो यहां पर लिखा है कि फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस एनसीएल अप्लाइंग फॉर एडमिशन टू सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये इनका फॉर्मेट दिया गया है और ये फॉर्मेट उन्हीं के लिए कि ये बताता है मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पर ये कंप्लीटली एप्लीकेबल रहेगा। तो इस फॉर्मेट पे अगर आप बनवा लेते हो अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से या डिप्टी कमिश्नर या फिर कोई भी और अथॉरिटी है तो उसके थ्रू भी चल जाएगा। लेकिन जो आपका फॉर्मेट है वो कैसा रहना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट रहना चाहिए। क्लियर है, आपका स्टेट वाला वहां पर एप्लीकेबल नहीं होता। अब एक चीज मैं यहां पर और बता दूं कि यहां पर जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो सिर्फ ओबीसी एनसीएल के कैंडिडेट्स के लिए है। तो ओबीसी एनसीएल के कैंडिडेट्स के लिए प्रॉब्लम कई बार ये आती है कि सपोज आपकी स्टेट ये बोलती है कि जो आपकी कास्ट है वो हमारी ओबीसी लिस्ट में है, स्टेट की लिस्ट में है, ठीक है, लेकिन अगर वो कास्ट आपकी ओबीसी के सेंट्रल लिस्ट में नहीं होगी तब भी आप ओबीसी कैटेगरी चूज नहीं कर सकते हो नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में। इस बात को आप अच्छे से समझ लेना। क्लियर है। तो यहां पर इन्होंने लिखा हुआ है, देखो, विजिट दिस वेबसाइट ncbc.nic.in फॉर द लेटेस्ट गाइडलाइंस एंड अपडेट्स ऑन द सेंट्रल लिस्ट ऑफ स्टेट वाइज ओबीसी, ठीक है। तो यहां पर इनका कहना यही होता है कि अगर आपकी ओबीसी कैटेगरी है, आपकी सपोज स्टेट में हो सकती है, आपने स्टेट से भले ही सर्टिफिकेट बनवा रखा हो, लेकिन अगर आपकी जो कास्ट है वो ओबीसी की सेंट्रल लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है तो आप फिर ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स नहीं कहलाए जाओगे, ठीक है। उस केस में आपको ओबीसी कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इस चीज को भी आप अच्छे से चेक कर लेना है। मैं उन कैंडिडेट्स के लिए एक वीडियो का लिंक कमेंट सेक्शन में पिन कर रहा हूं जिससे आप ये पता लगा सकते हो कि क्या आपकी जो कास्ट है वो ओबीसी की सेंट्रल लिस्ट में आती है या नहीं आती है। अगर सेंट्रल लिस्ट में आती है तब तो आप ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट्स कहलाए जाओगे, मतलब तब आप इसका बेनिफिट ले सकते हो नीट ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में। अदरवाइज फिर आपको जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट ही माना जाएगा। तो इस चीज को आप अच्छे से समझ लेना। बाकी कोई एम्स का एग्जाम अगर मतलब देता है, एम्स का बीएससी नर्सिंग का या बीएससी पैरामेडिकल का, तो वहां पर भी जो है आपका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के केस में जो आपका सर्टिफिकेट लगता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में ही लगता है, ठीक है। तो इस चीज को आप अच्छे से समझ लेना। तो ये आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी। इसके जस्ट नीचे जो है फिर डिक्लेरेशन फॉर्मेट दिया है, वही जो ईडब्ल्यूएस के केस में मैंने बताया था, ठीक है। बाकी SC ST के सर्टिफिकेट का भी यहाँ फॉर्मेट दिया गया है। अगर आपके पास SC ST का सर्टिफिकेट पहले से है तो आपको इस फॉर्मेट पर बनाने की जरूरत नहीं है। और बाकी ये PWD कैटेगरी के कैंडिडेट का जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है वो भी यहाँ पर दिया गया है। तो अगर आपने पहले ही बनवा रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं बनवाया तो आप इस पर बनवा लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। बस यही इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके बाद जो है ये अलग अलग डिसेबिलिटीज के लिए है, मतलब कि बहुत सारी डिसेबिलिटी के अंदर कैटेगरीज आती हैं, तो उसके लिए अलग अलग यहाँ पर जो सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो दिया गया है, ठीक है। तो जो भी आपका एज पर सूटेबल होगा, जैसे डिसलेक्सिक कैंडिडेट के लिए है, ठीक है, तो जो भी आपकी कैटेगरी आ रही है उसके अकॉर्डिंग आप ये बना सकते हो। क्लियर है, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट आपके डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट थी। मेजर जो टॉपिक है वो यहाँ पर यही था कि आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपने कैटेगरी सेलेक्ट कर दी लेकिन आपके पास उसका प्रॉपर सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई फायदा नहीं होगा, आपको कैटेगरी का रिजर्वेशन जो है उसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, उसका रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना है तो सभी रिक्वायरमेंट को फुलफिल आपको करना होगा। क्लियर है। तो आई होप सभी डाउट्स आपके अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। और इस वीडियो को प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना जो इस बार नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने वाले हैं। बाकी फ्यूचर में आपको नीट से रिलेटेड सभी अपडेट्स मिलते रहेंगे, चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे वो एडमिट कार्ड से रिलेटेड हो, या फिर जब फॉर्म फिलिंग के टाइम पे आपको ये अपलोड करने होंगे डॉक्यूमेंट्स तो किस फॉर्मेट में करने हैं, उसका साइज कितना KB का होना चाहिए, ये सभी चीजें मैं आपको डिटेल में बता दूंगा।
ठीक है। बाकी आप बायोलॉजी स्ट्रीम से अगर बिलोंग कर रहे हो तो इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिसमें आपको अपीयर होना चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज को लिमिट करने से कोई फायदा नहीं है। जितनी अपॉर्चुनिटीज आप बढ़ाओगे आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ेंगे। तो सपोज नीट का भी आप एग्जाम दे रहे हो आप, तो आप नर्सिंग का भी दो, आप पैरामेडिकल का भी दो, ठीक है। और भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है। तो जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो आप एग्जाम दे सकते हो। और उन सभी एग्जाम से रिलेटेड मैं यहाँ पर वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ टाइम टू टाइम, तो उससे भी आपको जो है फ्यूचर में काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। क्लियर है? तो अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। और कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। ओके, सो थैंक यू।